नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल SK क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। प्यारे साथियों, हम चल रहे थे RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 3 की तैयारी के अंदर और यही टॉपिक कर रहे थे जो RS प्री और मेंस 2023 में भी है, ठीक है ना। तो जो टॉपिक अपन इस पॉलिटी सीरीज के अंदर पढ़ रहे हैं, स्टेट पॉलिटी के अंदर, वो टॉपिक राजस्थान प्रशासनिक सेवा जो है RS प्री एग्ज़ाम के अंदर भी सिलेबस के अंदर है और RS मेंस में भी है और असिस्टेंट प्रोफेसर में तो है ही है। तो जो साथी आर एस 2023 की और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो जो है रामबाण है। इससे पहले पॉलिटी के अपन ने स्टेट पॉलिटी के 3 टॉपिक पढ़े हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो इस चैनल के ऊपर उन तीनों टॉपिक के वीडियोज उपलब्ध हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने ये टॉपिक जो है इस चैनल पर उपस्थित वीडियो से पढ़ लिए तो आपको मेरे हिसाब से दूसरी किताब देखने की ज़रूरत नहीं। फिर जो क्वेश्चन आएगा वो फिर ये समझ लो कि RPSC को पता होगा या भगवान को पता होगा, ठीक है ना। बाकी इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो इस वीडियो के अंदर हम शामिल कर देते हैं। तो आज के अंदर जो वीडियो है, आज के इस टॉपिक के अंदर, स्टेट पॉलिटी के अंदर, वो जो वीडियो है, हम पढ़ रहे थे स्टेट कमीशन के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन RPSC के बारे में, ठीक है ना। जैसे ही RPSC अपनी कंप्लीट हो गई आज, तो अपना ये RPSC 1, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन अपन ने पढ़ लिया 2, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन पहले पढ़ लिया 3, और ये लोकायुक्त हो जाएगा 4। फिर आपके जो है 2 कमीशन और बचेंगे, जिसमें कोशिश करूँगा एक जो है मानवाधिकार वाला आज लेके आ जाऊँगा और कल जो है इसके अंदर महिला आयोग वाला लेके आ जाऊँगा। फिर ये ऑडिटर जनरल वगैरह छोटे टॉपिक हैं और आपकी ये जो यूनिट है पूरी, ये वाली पूरी यूनिट क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। और कोशिश करूँगा आज जो है एक और वीडियो के अंदर ये जो टॉपिक है, ये वाला पॉलिटिकल रेजिस्टेंस ऑफ राजपूत रूलर अगेंस्ट मुस्लिम पावर, कोशिश करूँगा आज ये वाला वीडियो भी लाने की, ठीक है ना। तो आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि जो साथी इस चैनल के ऊपर नए हैं वो ज़रूर ज्वाइन करें, और आपके जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके पास इसका लिंक जो है शेयर करें, ताकि आप लोगों के लिए इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट लाता रहूँ। चलो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो प्यारे साथियों, RPSC के बारे में आप सभी को वैसे काफ़ी कुछ पता होगा, और हम जो जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने का काम भी RPSC का होता है। तो जो टॉपिक है वो है RPSC या राजस्थान लोक सेवा आयोग। सबसे पहली चीज़, ये जो RPSC है, यह जैसे ही हमारे संविधान का निर्माण हुआ था, तो संविधान के अंदर जो आर्टिकल हैं 396 जो आर्टिकल हैं, उन आर्टिकल के अंदर जो है, मतलब संविधान के निर्माण के समय जो अनुच्छेद थे, उन अनुच्छेदों के अंदर ही राजस्थान लोक सेवा आयोग या जो सेंट्रल UPSC होता है, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, RPSC जो है एक प्रकार की क्या है, संवैधानिक संस्था है। क्या संस्था है? संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसा आयोग है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या संवैधानिक संस्था है। अब बात करते हैं इसके परिचय की। तो प्यारे साथियों, प्राचीन मतलब ये समझ लो कि 1935 के आसपास से एक ली कमीशन बना था। उस ली कमीशन ने ये सिफारिश की थी कि केंद्र के अंदर जो है वो संघ लोक सेवा आयोग या UPSC होना चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती के लिए, और राज्यों के अंदर जो है PSC जो है पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए। अलग अलग राज्यों के अंदर जो क्या करेगा, उस राज्य के अंदर लोक सेवा अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करेगा। तो ली कमीशन जो है, इसका संबंध जो है अपने स्टेट PCS और UPSC से है, ठीक है। फिर बात करते हैं, राजस्थान के अंदर RPSC को राज्य में मेरिट पद्धति की वॉच डॉग कहा जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ रखा है, 2nd ग्रेड में था, 1st ग्रेड में था, पता नहीं किस में था, कि मेरिट पद्धति की वॉच डॉग किसको कहा जाता है? RPSC को। मतलब RPSC क्या करती है, अपनी एग्जामिनेशन की प्रोसेस के द्वारा जो टॉपर्स जो होते हैं, जो एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोर करते हैं, उनको सेलेक्ट करती है, चाहे वो कॉलेज लेक्चरर हो, चाहे वो RS हो, स्कूल लेक्चरर हो, इन एग्ज़ाम के अंदर। इसलिए इसको मेरिट पद्धति की वॉचडॉग कहा जाता है। 1956 के अंदर जब संविधान का एकीकरण पूर्ण हुआ, तो सत्यनारायण राव एक समिति बनी थी। उस समिति ने ये सिफारिश की थी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है उसको अजमेर के अंदर शिफ्ट कर देना चाहिए। तो राज्य लोक सेवा आयोग या राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है, इसका मुख्यालय अजमेर में होना चाहिए।
इसकी सिफारिश किसने की थी? सत्यनारायण राव समिति ने की थी। इसने और भी बताया था कि शिक्षा विभाग का मुख्यालय जो है वो बीकानेर करना चाहिए, खनिज विभाग का मुख्यालय जो है वो उदयपुर बनाना चाहिए, और राजस्थान हाई कोर्ट जो है वो जोधपुर बनाना चाहिए। तो ये सारी सिफारिश इस कमेटी ने की थी। तो ये आपको सत्यनारायण राव समिति भी ध्यान रखना। अब बात करें अपन आरपीएससी के बारे में आगे, तो भारतीय संविधान के जो भाग 14 है, कौन सा है? भाग 14 के अंदर आरपीएससी के बारे में उल्लेख मिलता है। आरपीएससी मतलब राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में, ठीक है। और अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 315 1 से 323, मतलब ये आपको ध्यान रखना है, 315 से 323 जो है ये संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी देता है। इसकी जो स्थापना है वो 16 अगस्त 1949 को हो गई थी, लेकिन गजट के अंदर जो है इसका प्रकाशन 20 अगस्त 1949 को किया गया था, ठीक है ना। तो आपको ये दोनों डेट ध्यान रखनी है। स्थापना 16 अगस्त 1949 को हुई थी, लेकिन इसका गजट के अंदर प्रकाशन जो है 20 अगस्त 1949 को किया गया था। तो ये ध्यान रखना है। आरपीएससी की अगर बात करें अपन पहले अध्यक्ष के बारे में, तो एस के घोष जो हैं वो आरपीएससी के पहले अध्यक्ष जो हैं वो रहे। कौन रहे थे? एस के घोष। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, एस के घोष जो है, ये मैंने पॉइंट मेंशन कर रखा, एस के घोष जो है वो आरपीएससी का जो अध्यक्ष है इसको कार्यवाहक रूप में बनाया गया था, और स्थायी अध्यक्ष जो है आरपीएससी का एस सी त्रिपाठी को बनाया गया था। अगर सीधा पूछे कि प्रथम अध्यक्ष तो एस के घोष लिखना है, अगर पूछे कि प्रथम स्थायी अध्यक्ष तो एस सी त्रिपाठी, ऑप्शन के हिसाब से आपको करने। यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन काम के हैं। सर्वाधिक कार्यकाल आरपीएससी के जितने भी अध्यक्ष बने हैं, सर्वाधिक कार्यकाल जो है वो है डी एस तिवारी का। किसका है? डी एस तिवारी का। 1951 से 1958 तक है। और न्यूनतम कार्यकाल जो है वो है पी एस यादव का। ये 19वें नंबर के आरपीएससी के अध्यक्ष थे, और इनका कार्यकाल 1997 के अंदर जो है 37 दिन का, मात्र 37 डेज का रहा था। फिर बात करें कार्यकाल को लेकर के, तो इसका कार्यकाल जो है अधिकतम 6 वर्ष हो सकता है, या आयु सीमा की बात करें तो 62 वर्ष हो सकता है। सदस्य, अगर कोई आरपीएससी के अंदर कोई सदस्य हैं वो अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो सकता है, लेकिन अध्यक्ष को दोबारा जो नियुक्ति है वो नहीं दी जा सकती अगर उसका कार्यकाल पूरा हो गया है तो। अब बात करें इसकी सदस्य संख्या के बारे में, तो शुरू के अंदर इसकी सदस्य संख्या थी 1+2, मतलब 2 सदस्य थे, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये 1+2, 1949 के अंदर ये व्यवस्था थी। 1968 के अंदर जो है 1+3 वाला कोरम हो गया। 1973 के अंदर 1+4 का हो गया, और 1981 के अंदर 1+5 का, और वर्तमान के अंदर जो व्यवस्था आप लोग देख रहे हो 2011 वाली, तो 2011 के अंदर 1+7, मतलब एक तो क्या होगा? अध्यक्ष होगा, और 7 क्या होंगे? सदस्य। तो ये व्यवस्था आप वर्तमान के अंदर देख रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं अपन संवैधानिक प्रावधान, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, भाग 14 के अंदर है, अनुच्छेद 315 1 से 323 तक है। अब अलग अलग बात करते हैं कि किस अनुच्छेद के अंदर क्या चीज़ मिलती है, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले बात करें 315 1 के बारे में, तो 315 1 जो आर्टिकल है उसके अंदर, संविधान के अंदर ये चीज़ मेंशन की गई है कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, ऐसा प्रावधान है 315 1 के अंदर। मतलब राज्यों के अंदर राज्य लोक सेवा आयोग और केंद्र के अंदर संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी जिसको बोलते हैं, उसका गठन किया जाएगा। ये किसके अंदर है? ये 315 1 के अंदर है। अब बात करें 315 2 के अंदर क्या है। 315 2 के अंदर ये भी प्रावधान किया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य हैं उनका एक लोक सेवा आयोग जो है बनाया जा सकता है। मतलब जैसे 2 छोटे स्टेट हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हो, कोई भी हो, उन दो छोटे राज्यों का एक जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, संयुक्त लोक सेवा आयोग जो है, बनाया जा सकता है। लेकिन उसको बनाने की कार्यवाही क्या रहेगी, नोट करके मैंने लिखा है कि दोनों राज्यों के विधानमंडल, मतलब दोनों राज्यों के जो विधानमंडल जिसके अंदर विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद, अगर विधान परिषद है तो ठीक है, नहीं तो विधानसभा और राज्यपाल जो हैं वो प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को भिजवाते हैं। जैसे मैं बात करूं कि राजस्थान और गुजरात दोनों का एक जॉइंट कमीशन बनाना है, तो राजस्थान वाले जो विधानसभा है, राजस्थान असेंबली, और गुजरात की असेंबली, ये प्रस्ताव बना करके राष्ट्रपति को भेजेंगे कि हम चाहते हैं कि हमारे दोनों स्टेट का एक जॉइंट कमीशन रहे। फिर राष्ट्रपति उस प्रस्ताव पर अगर अपनी मुहर लगा देता है तो फिर दोनों राज्यों का एक
संयुक्त जो कमीशन है, जॉइंट कमीशन, वो बन जाएगा। कौन से अनुच्छेद के अंदर? 315(2) के अंदर राष्ट्रपति को भिजवाएंगे और संसद जो है, फिर संसद क्या करेगी? अध्यादेश पारित करके इसका क्या कर लेगी? गठन कर लेगी। फिर बात करते हैं नंबर 3 के ऊपर, 316 आर्टिकल की। 316(1) के अंदर अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति की जाएगी उसकी प्रक्रिया मिलती है। वे 315(1) के अंदर तो यूपीएससी व पीएससी का गठन है। 315(2) के अंदर क्या है? 2 से अधिक राज्यों का एक जॉइंट कमीशन होगा। 316(1) के अंदर अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति होगी। नियुक्ति कैसे होगी? नियुक्ति राज्यपाल महोदय करेंगे। राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री की सलाह के ऊपर क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। अब नियुक्ति के अंदर एक कंडीशंस होती हैं कि जितने सदस्य हैं उन सदस्यों से आधे सदस्य तो कम से कम ऐसे होने चाहिए जिन्हें केंद्र अथवा राज्य सरकारी अनुभव हो, मतलब राज्य सरकारी सेवा का अनुभव हो। मतलब जितने सदस्य हैं, जैसे 1+7 का कोरम है, तो कम से कम 4 मेंबर ऐसे हो जिनको राज्य के अंदर सरकारी सेवा का अनुभव हो, चाहे वो कॉलेज के अंदर जो है प्रिंसिपल हो सकते हैं, राजस्थान लोक सेवा ये आरपी अपने इसके प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हो सकते हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी हो सकते हैं, तो इस हिसाब से हो सकता है। और 316(1) के अंदर तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो गई। 316(2) के अंदर इनका कार्यकाल 6 वर्ष अधिकतम हो सकता है और उम्र क्या होगी? 62 वर्ष। मतलब 62 वर्ष की आयु के बाद वो उस पद के ऊपर कार्य नहीं कर सकता। और यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी के अंदर जो है 65 वर्ष अधिकतम आयु है। अधिकतम आयु क्या है? 65 वर्ष। अगर कोई राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य जो है वो अपना पद त्याग करता है तो राज्यपाल को संबोधित करते हुए वो क्या करेगा? इस्तीफा देगा। किसको संबोधित करते हुए? राज्यपाल को। ठीक है, तो ये 316 के अंदर 2 आर्टिकल आपको विशेष ध्यान रखने, 316(1) अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति और 316(2) कार्यकाल 662 का है। फिर बात करते हैं 317 के अंदर। 317 के अंदर जो है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य जो है उसको कैसे हटाया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो राष्ट्रपति के आदेश पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन द्वारा इसको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के आदेश के ऊपर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन के द्वारा, जैसे अभी आपको पता है कि आरपीएससी के एक सदस्य बाबूलाल कटारा जो है अभी 2nd ग्रेड पेपर लीक मामले में पकड़े गए थे, तो फिर इनको जेल हो गई थी और इनको हटाने के लिए जो है यहाँ से फाइल जो है वो राष्ट्रपति को है भेज दी गई है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पद से हटाने का काम जो है वो राष्ट्रपति करेगा, नियुक्ति देने का काम तो राज्यपाल का होता है। ये चीज़ ध्यान रखना कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, इनको नियुक्ति कौन देगा? नियुक्ति देगा गवर्नर, राज्यपाल। ठीक है ना, लेकिन इनको पद से हटाने की पावर किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में। और राष्ट्रपति के पास में ये राष्ट्रपति एक चीज़ इसमें देखो, एक चीज़ और हो सकती है, कदाचार के आधार पर अनुच्छेद 145 पर राष्ट्रपति सीधा हटा सकता है। ठीक है ना, फिर ये उच्चतम न्यायालय वाला गठन, ये कमेटी वगैरह की जरूरत नहीं रहेगी। अगर संबंधित सदस्य या अध्यक्ष ने कदाचार किया है तो 145 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास जैसे ही फाइल जाएगी और राष्ट्रपति उसको क्या कर देगा? हटा देगा। अन्य आधार हटाने के क्या हो सकते हैं? अन्य आधार ये हो सकते हैं कि जो आरपीएससी का कोई भी सदस्य है वो दिवालिया हो चुका हो, या वो अपने आरपीएससी के साथ में ही कार्य रहते हुए दूसरी जगह वेतन का काम कर रहा है, मतलब 2 जगह से पेमेंट उठा रहा है। या अगर बात करें नंबर 3 कि राष्ट्रपति की राय के अंदर वो आरपीएससी का सदस्य या अध्यक्ष मानसिक या शारीरिक दुर्बलता क्या हो, ग्रस्त हो और वो उस पद पर रहने के योग्य नहीं हो, अयोग्य हो। या बात करें उसने कोई संवैधानिक नियमों के विरुद्ध जाकर के कोई काम किया हो, संवैधानिक कदाचार किया हो, तो राष्ट्रपति जो है उसको हटा सकता है। ये हटाने के अन्य आधार हैं। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक का आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर अच्छे कमेंट करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग, देखो आपको एक बात और बताऊं, आप लोग अगर सोचोगे कि हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पीडीएफ ले लेंगे, टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दो, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं लंबा वीडियो बनाता ही नहीं हूं। ठीक है ना, आप देखो, एक आपने देखा, एक आपने सुना और एक आपने लिखा, आपकी तीनों जो इंद्रियां है वो तीनों इंद्रियां काम कर रही है। आपके हाथ काम कर रहे हैं, आपका कान काम कर रहे हैं और आपका दिमाग काम कर रहा है। आप सुन रहे हो, फिर आप लिखोगे। 3-4 जब एक ही टॉपिक को अपन 3-4 तरीके से काम में लेंगे तो आपका ये टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ वैसे आप लोग जो है इसको पढ़ते रहें, बोलते रहें। और सिर्फ पीडीएफ से क्या है, पढ़ लोगे, लेकिन जो वीडियो देख करके आप जितना गेन करोगे, नोट्स बनाओगे, वो पीडीएफ काम नहीं करेगी। ठीक है ना, तो मेरा आपको सुझाव यही है कि आप लोग मेरे साथ में वीडियो देखते जाएं और साथ में नोट्स भी बनाते जाएं। चलो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 318 के अंदर जो है सेवा शर्तें जो हैं
कि जो पीएससी कमीशन या जो यूपीएससी के जो सदस्य हैं उनकी सेवा शर्तें क्या रहे। पीएससी के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं इनको क्या सेवाएं दी जानी चाहिए और सेवाओं के दौरान क्या शर्तें रहनी चाहिए, इसका निर्धारण गवर्नर साहब करते हैं। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 319 के बारे में। 319 ये कहता है कि आरपीएससी सदस्यों का अगर सेवा काल समाप्त हो गया है, दूसरी जगह वो पद धारण नहीं कर सकते हैं। अगर सरकार अपॉइंट करती है तो वो एक अलग चीज़ है, सरकार अगर कोई आदेश के द्वारा अपॉइंट करती है तो वो अलग चीज़ है। बाकी वो जो है मतलब पद धारण का प्रतिषेध है और उसी आयोग के अंदर उनको सेवा विस्तार भी नहीं दिया जा सकता, ठीक है ना। अगर कोई सदस्य है, जैसे आरपीएससी में कोई सदस्य हैं, जैसे अभी जसवंत राठी है या मंजू शर्मा है या राजकुमारी गुर्जर है या रामूराम नायका है, ये आरपीएससी के अंदर जो सदस्य हैं, तो सरकार चाहे तो जैसे इनका सदस्य का कार्यकाल पूरा हो गया तो इनको अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट कर सकती है, लेकिन अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो गया तो उसको सेवा विस्तार नहीं दिया जा सकता। जैसे कि आज मुख्य सचिव को 6 महीने का सेवा विस्तार दिया। आपको पता हो, अखबार में पढ़ा होगा कि मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा है, वो अभी 30 जून को आज रिटायर्ड होने वाली थी, तो उनकी फाइल जो है केंद्र के पास भेजी गई थी 6 महीने एक्सटेंशन देने की, और आज केंद्र से उनको 6 महीने का और एक्सटेंशन मिल गया है। तो ये भी आप लोगों के लिए करंट की न्यूज़ रहेगी कि हाल ही में जो मुख्यमंत्री है उषा शर्मा, इनको कितने महीने का जो है एक्सटेंशन केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है, तो 6 महीने का दिया गया है और अब ये 31 दिसंबर 2023 को सेवानिवृत्त होंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 320 के बारे में। 320 ये मेंशन करता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के क्या कार्य और क्या दायित्व रहेंगे, ठीक है ना। फंक्शंस एंड ड्यूटी ऑफ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। अब इसके कार्यों के अंदर कुछ चीज़ों को अपन देख लेते हैं। नवसृजित पदों के ऊपर, जैसे नए पदों के ऊपर भर्ती करेंगे, जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड की और वैकेंसी आने वाली है, 5800 पद सीक्रेट हो चुके हैं और क्रिएट हो चुके हैं और पद जुड़ने वाले हैं। 9 से 10 हज़ार फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है और लगभग सेकंड ग्रेड की भी अच्छी वैकेंसी है वो आएगी। तो नवसर्जित पदों के ऊपर आरएस की जैसे आ रखी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये आरपीएससी द्वारा भर्ती की जाती है। साथ में ही जो प्रमोशन जो होता है, पदोन्नति के लिए जो कमेटी बनती है, उसमें सरकार को आरपीएससी परामर्श देने का काम करती है। जैसे स्कूल सेवा के अंदर वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हो गए, या राज्य लोक सेवा, ये अपने राजस्थान प्रशासनिक सेवा हो गई, इसमें जो प्रमोशन की प्रक्रिया होती है उसमें भी आरपीएससी सलाह देने का काम करती है। और डीपीसी की प्रमोशन की जो बैठकें होती है उसमें भी आरपीएससी भाग लेती है। अब क्वेश्चन दे के आर्टिकल 320 के अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग का कौन सा कार्य नहीं है, तो आपको ये 3 कार्य विशेष ध्यान रखना है। फिर बात करें 321 के अंदर। 321 के अंदर इसकी कर्तव्यों में वृद्धि की जा सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 322 के अंदर लोक सेवा आयोग का विस्तार किया जा सकता है और इसका व्यय जो है, व्यय और वेतन जो है वो संचित निधि के ऊपर निर्भर होता है। 323 के अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट जो है वो राज्यपाल विधानसभा के समक्ष रखता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो आर्टिकल 323 है इसके अंदर जो भी साल पूरे का जो आरपीएससी का प्रतिवेदन है, वो आरपीएससी का प्रतिवेदन राज्यपाल क्या करता है, विधानसभा के समक्ष रखता है। फिर आयोग की संरचना की बात करते हैं कि आरपीएससी की स्ट्रक्चर क्या है। तो प्यारे साथियों, आरपीएससी की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर 6 डिवीज़न बने हुए, संभाग बने हुए हैं। एक तो है प्रशासनिक संभाग। प्रशासनिक संभाग जो है संस्थापन का, निरीक्षण का काम करता है, सेवा शर्तें निर्धारण करता है, रिकॉर्ड वगैरह भंडारण करता है। संस्थापन मतलब नई पोस्टिंग वगैरह जो होगी उसका काम करता है। भर्ती विभाग ये क्या करता है, भर्ती के आवेदन लेगा, उनका रिकॉर्ड तैयार करेगा, परीक्षा की डेट डिक्लेयर करेगा, परिणाम डिक्लेयर करेगा। परीक्षा संभाग ये परीक्षा सुधार, साक्षात्कार वगैरह से संबंधित काम करेगा, रिवोल्यूशन से संबंधित काम करेगा। लेखा ये अकाउंट संबंधित काम होंगे इनके। विधि विभाग आरपीएससी में किसी पेपर को जो किसी अभ्यर्थी ने कोर्ट में चैलेंज कर दिया तो आरपीएससी क्या कार्रवाई करेगी, वो आरपीएससी का विधि विभाग है, वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा। फिर शोध विभाग आरपीएससी में किस प्रकार से और नए नवाचार जो हैं उनको लाया जाए, रिसर्च वगैरह को, तो ये शोध विभाग जो है इसका काम होता है। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रख लेना कि आरपीएससी के 6 डिवीजन्स होते हैं, प्रशासनिक संभाग, भर्ती संभाग, परीक्षा संभाग, लेखा संभाग, विधि विभाग और शोध विभाग। अब देखो आयोग का सचिवालय, जो सचिव होता है, एक सचिव होता है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है और अन्य जो अधिकारी होते हैं वो भी इसके अंदर रहते हैं।
और इनके प्रति अगर किसी सचिव के प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाई लानी है तो वो अध्यक्ष ही ला सकता है। अध्यक्ष के पास पावर होता है कि आरपीसी सचिव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। अब बात करें कि एक जो आरपीसी सचिवालय होता है उसका एक वरीयता अनुक्रम क्या होता है, तो सबसे हायर पोस्ट पे होते हैं सचिव, फिर उप सचिव, फिर सहायक सचिव, फिर अनुभाग अधिकारी जिसको सेक्शन ऑफिसर कहते हैं, और फिर अन्य कर्मचारी। ये एक पदानुक्रम होता है आरपीएससी के अंदर जो अधिकारियों का। सबसे ऊपर सचिव, फिर उप सचिव, फिर सहायक सचिव, फिर संयुक्त सचिव और सचिव, उप सचिव, सहायक सचिव, अनुभाग अधिकारी और अन्य कर्मचारी। ये आपको ध्यान रखना है। अब आरपीएससी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। कई सारे फैक्ट्स तो मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। फिर लास्ट के अंदर एक वीडियो और लेकर के आऊँगा जिसके अंदर आरपीएससी सदस्यों के बारे में जैसे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं और राज्य मानवाधिकार हैं या न्यायालय के न्यायाधीश हैं, इनका एक साथ वीडियो लेकर के आऊँगा। वो आप लोग ज़रूर देखना, बाद में लाऊंगा एग्ज़ाम से थोड़ा सा पहले। अब महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो सर्वाधिक कार्यकाल जो है DS तिवारी साहब का रहा है 1951 से 58। न्यूनतम कार्यकाल PS यादव साहब का रहा है 1997, 33 दिन रहे, ठीक है ना। और सर SK घोष जो हैं फर्स्ट कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं, फर्स्ट SK घोष। और PS त्रिपाठी जो हैं स्थायी अध्यक्ष रहे। ये थोड़ा ध्यान रखना। फर्स्ट कार्यवाहक अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष तो SK घोष साहब रहे हैं, और अगर स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो आपके PS त्रिपाठी रहे हैं। और एक महाननीय ऐसे हैं NK बेरवा साहब जो अध्यक्ष भी रहे हैं और सचिव भी रहे हैं। मतलब आरपीएससी के अंदर पहले वो सचिव थे, फिर बाद में उनको अध्यक्ष भी बना दिया। और कांता खतुरिया ये महिला थी जो पहली सदस्य आरपीएससी के अंदर बनी। ये पहली महिला थी जो कांता खतुरिया आरपीएससी में बनी हुई है। और अभी की अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान में महिलाएं एक तो हैं आपके राजकुमारी गुर्जर, एक हैं आपके संगीता आर्य। वर्तमान के अंदर राजकुमारी गुर्जर हैं, संगीता आर्य हैं, और एक आपके हैं मंजू शर्मा। ये सदस्य जो हैं वर्तमान के अंदर 3 महिला सदस्य आरपीएससी के अंदर कार्यरत हैं, ठीक है ना। और अगर बात करूं आप लोगों के सामने कि वर्तमान में आरपीएससी में अध्यक्ष कौन है, तो श्रीमान संजय श्रोत्रिय। तो आरपीएससी के अंदर वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष है श्रीमान संजय श्रोत्रिय साहब। अब इनसे पहले जो है जो कार्यवाहक अध्यक्ष रहे थे वो थे शिव सिंह राठौड़ साहब। कौन थे? शिव सिंह राठौड़ साहब थे जिनको कार्यवाहक बनाया गया था। और फिर अगर बात करें अपन शिव सिंह राठौड़ साहब से पहले की अगर बात करें तो आपको पता होगा भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह जी जो हैं वो रहे थे। भूपेंद्र सिंह जी से पहले अगर बात करें तो रहे थे दीपक उत्प्रेती जी। दीपक उत्प्रेती जी हैं वो सदस्य इसके अध्यक्ष रहे थे। तो ये आप लोग जो हैं एक जानकारी के तौर पर ध्यान रख सकते हो। ये ज़रूर ध्यान रखना, वर्तमान में 3 महिला सदस्य हैं और पहली महिला सदस्य कांता खतुरिया रही। फिर बात करें, ये कुछ और फैक्ट्स लिखे हुए हैं जो पूछे जा सकते हैं। 315(2) के अंदर ये संयुक्त आयोग वाला मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है ना। 315(4) के अंदर राज्य की भर्ती यूपीएससी भी करवा सकती है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा काम, अगर राजस्थान के अंदर या जैसे किसी भी पब्लिक सर्विस के कमीशन के अंदर करप्शन बढ़ रहा है तो अगर सरकार चाहे तो ऐसा प्रस्ताव बना करके भेज सकती हैं आगे सेंटर को, और राजस्थान की या किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्ती जो है वो यूपीएससी के द्वारा भी करवाई जा सकती है, राज्यपाल अगर अनुरोध करेगा तो। फिर 22 दिसंबर 1949 को कार्य करना शुरू किया था और 74वां स्थापना दिवस अभी मनाया गया था। 15वां संशोधन जो है वो 1963 के अंदर हुआ था, जिसके अंदर सदस्य को जो है कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये चीज़ और काम की है कि 15वां संशोधन 1963 के अंदर ये मेंशन किया गया था कि अगर सरकार समय पर, जैसे अध्यक्ष कोई रिटायर्ड हो गया, सरकार समय पर अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पाई, तो राज्यपाल जो है एक आदेश पारित करके जो वरिष्ठ सदस्य हैं उसको कार्यवाहक अध्यक्ष बना सकता है, ठीक है ना। मतलब उस आयोग के अंदर जो वरिष्ठ सदस्य होगा उसको कार्यवाहक अध्यक्ष का पद दे सकते हैं, जैसे कि अभी शिव सिंह जी राठौड़ साहब को दिया गया था। सॉरी, 41वां संशोधन 1976 के अंदर ये प्रावधान किया गया कि जो कार्यकाल था 660 की जगह 662 किया गया सदस्यों का, अध्यक्ष का।
317 एक के अंदर हटाए जाना या निलंबन के बारे में बता रखा है कि कदाचार के, अगर कोई भी सदस्य अध्यक्ष कदाचार के आरोप में पाया जाता है तो 145 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट की जांच होगी और फिर उसको हटाया जा सकता है। और 317(2) के अंदर ये मेंशन किया हुआ है, अगर किसी के खिलाफ अगर जांच चलती है किसी भी सदस्य या अध्यक्ष के खिलाफ तो राज्यपाल जांच के दौरान उसको निलंबित कर सकता है। यहाँ ध्यान रखना, निलंबित तो राज्यपाल कर सकता है लेकिन पद से हटाने का जो शक्ति है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और राजस्थान लोक सेवा आयोग के व्यय संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है ना। ये इतना आप लोगों के लिए काम का वीडियो था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्यारे साथियों, जुड़े रहे इस चैनल के साथ में और अधिक से अधिक लोगों तक इसका लिंक शेयर करें ताकि जो वीडियो की संख्या है मैं बढ़ा पाऊँ। 2 से 3, 3 से 4 जो है, फिर 5-5, 6-6 वीडियो डेली जो है ज्योग्राफी के भी आएंगे, इकोनॉमी के भी आएंगे, हिस्ट्री के भी आएंगे, पॉलिटी के भी आएंगे। तो करंट का भी फिर 2-2 महीने की करंट जो है उसके वीडियो भी लेकर के आऊँगा। आप लोग अपना सपोर्ट रखें, फिर मेरी तरफ से मैं कोई कमी नहीं आने दूँगा। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा अच्छे से पॉजिटिव रहें, तैयारी करते रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने सपनों को ज़रूर पूरा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।